नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां जो है वो काफी गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। तो ट्रंप के दावों पर ईरान ने सवाल भी उठा दिए हैं। युद्ध के बीच बाजार और तेल पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार मिडिल ईस्ट संघर्ष अब और जटिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सच और दावों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और जल्द युद्ध खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरानी नेतृत्व इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। तो ऐसे में यह संघर्ष अब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग का भी बन चुका है। ट्रंप के बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत के दावे का मकसद तेल और शेयर बाजार को स्थिर करना हो सकता है, क्योंकि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। साथ ही ट्रंप द्वारा ईरान को 5 दिन का समय देने की भी बाजार रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है और हजारों सैनिकों की तैनाती की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि यह संभावित जमीनी कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों को फेक करार देते हुए साफ कहा है कि किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबफ ने इसे अमेरिका की रणनीति बताया है, जिसका मकसद आर्थिक दबाव कम करना है। दोनों देशों के अपने अपने हित हैं। अमेरिका बाजार स्थित रखना चाहता है जबकि ईरान वैश्विक दबाव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में यह संघर्ष अब सैन्य के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक जंग में बदल चुका है, जिसका अंत फिलहाल दूर नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, मिडिल ईस्ट की जो संघर्ष है वो लगातार अब और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात को झुटला दिया जाए, यह तय कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, कई तरीके से मुझे लग रहा अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है इस समय। और ट्रंप के लिए सिर्फ यही कहा जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि उनके सामने स्थिति कमोबेश ऐसी ही बन चुकी है। अभी वो कहते कि 5 दिन के जो युद्ध विराम की घोषणा हो गई है दोनों पक्षों से बात करके, लेकिन दूसरा पक्ष इस बात को डिनाई कर देता है। और फिर दूसरी चीज आ जाती है कि जो सैन्य कार्रवाई है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रोक दी, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद पता चलता है उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। तो पूरी तरीके से पूरे विश्व बिरादरी को इन्होंने एक झूठ के जंजाल में बुन दिया है पूरी तरीके से। अब कल जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब उनसे बात हुई थी तो वो ट्वीट आपने पढ़ा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने लिखा था कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। अक्सर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब भी ट्रंप को संबोधन करते हैं तो पहले माय फ्रेंड लिखते हैं जी, फिर पूरा डोनाल्ड ट्रंप भी लिखते हैं। ये हम आप पत्रकार हैं, इस बात की समीक्षा एक एक शब्दों की निकालनी चाहिए। तो उसमें माय फ्रेंड शब्द नहीं है और ट्रंप लिखा हुआ है, इसमें डोनाल्ड भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज की डेट में राष्ट्रपति ट्रंप की कितनी इज्जत कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है। कोई गर्मजोशी नहीं है, कोई प्यार दुलार नहीं है और कोई दोस्ताना वैसा व्यवहार नहीं है जो हमने अक्सर पिछले 7-8 सालों में उनके साथ में हमने देखा है। एक तो ये चीज आ जाती है। दूसरा ये है, जो चीजें अभी आपने बताई, इन सब चीजों की अगर आप समीक्षा करते हो तो क्या ग्लोबल स्तर का कोई भी ऐसा देश या ऐसा मुल्क जो इस पूरे जंग में उनका ट्रंप का साथ दे रहा हो, इजराइल का साथ दे रहा हो, एक नाम आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है, ट्रंप खुद कहते हैं कि फला देश मेरे पक्ष में आ गया, दूसरे देश ने मुझे समर्थन दिया है, लेकिन अल्टीमेटली खड़ा उनके पास कुछ नहीं है। अब आ जाइए मूल विषय पे। मूल विषय ये है कि आज 25वां 26वां दिन युद्ध को लेके है।
3 दिन पहले ये कहा गया था युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ है, वो तब चल रहा है। बातचीत ईरान की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही है, वो किसी भी सूरत में कोई भी बात करने को राजी नहीं है, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं हमारी लगातार बात हो रही है, यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन बात कुछ नहीं होती है। ट्वीट भी कर देते हैं, एक व्हाइट हाउस से वो कोई ना कोई प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे चीजें वायरल होती है, ईरान तक भी पहुंचती है, वो उस चीज को डिनाई कर देते हैं कि ये सब झूठ है, हमारी तरफ से इस तरीके से कोई डिप्लोमेटिक किसी तरीके से हमारा कन्वर्सेशन इस जंग को लेके नहीं हुआ है। तो फिर किस पे विश्वास किया जाए जी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके का मिडिल ईस्ट का संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है, नुकसान पूरे विश्व का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के संघर्ष का असर जो वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है उससे पूरे विश्व में उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है। कई जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो जंग है वो खत्म हो, लेकिन उस जंग के बीच जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि अभी किसी भी तरह से दूर दूर तक इस संघर्ष का अंत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ आर्थिक और राजनीतिक जंग में अब ये जो पूरा संघर्ष है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने पूरे वर्ल्ड की बात करी, मैं पूरे वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जंग सबसे ज्यादा प्रभावित किसको कर रही है? खाड़ी के देशों को जी, एशियाई देशों को, जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान है, चाइना है और भारत है। और ये सबसे बड़ी खूबी कह लो या फिर ये हमारी सरकार की ये उपलब्धि कह लो कि हमारे पास क्रूड ऑयल, कच्चा तेल काफी मात्रा में हमारे पास अवधि भंडारण है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो तेल का जो प्राइस है उसको नियंत्रण में किया हुआ है। ठीक है, छुटपुट तरीके से चीजें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से जो रास्ता तेल को निकल के भारत तक पहुंचता है वो लगभग 80% हमारा तेल वहीं से आता है, जिसमें छूट सिर्फ 20% की मिली हुई है, जिसमें 2-3 जहाज ही छूटे हैं, लेकिन सारे के सारे जहाज हमारे आज भी पानी में ऊपर तैर रहे हैं, वो निकलने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। अब नई चीज इसमें और जोड़ दी गई है, अमेरिका ने कहा कि अब 30 दिन तक ही भारत ईरान से भी तेल खरीद सकता है। ये नई मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। अब कुछ चीजें ऐसी हैं सरकार जिसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, कई सारी चीजें हैं, और ठीक है, ऐसे मौके में सरकार को सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी लानी नहीं चाहिए क्योंकि स्थिति पैनिक हो जाएगी, लोग अफरा तफरी में फंस जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन स्थिति खराब है, जिस तरीके से जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ में पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री ने ये आह्वान करा है और इस स्थिति को कोरोना से जोड़ के उन्होंने कहा है कि हमें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, तो उनकी बातों का अगर सार निकालो तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है आगे की। अब ये आपने कहा कि जंग रुकनी चाहिए, ये सब इसके पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर और पक्ष रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें कोई आगे सामने नहीं आ पा रहा है कि ताकि इस चीज को रुकवाया जाए। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी हुकूमत को चला रहे हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे, किसी की समझ नहीं रहे, और वो इसलिए कोई देश उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि उनको कहा जाए कि जंग रोकी जाए। भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट उनसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, उनको पता है अगर बात करेंगे वो बात की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को देख के तो अब दुनिया ने राम भरोसे पे पूरी स्थिति को छोड़ दिया है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप के दावों पर ईरान ने सवाल उठा दिए हैं और युद्ध के बीच बाजार और तेल पर असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट संघर्ष अब और जटिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई और हर पहलू पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है।
ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और फायर सेफ्टी को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी। वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी विभागों को तय समय सीमा के अंदर तैयारियां पूरी करने के आदेश दे दिए हैं और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं नोएडा में उद्यमियों की समस्याओं को लेकर प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन समेत कई औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उद्यमियों ने अपनी प्रमुख समस्याएं रखते हुए नोटिस वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाने, विभिन्न शुल्कों में कमी करने और नीतियों में संशोधन की मांग उठाई। सीईओ ने उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वाणिज्यिक नोटिस वापसी प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव जल्द ही बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा परियोजना परिवर्तन, समय वृद्धि शुल्क और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भी त्वरित कदम उठाने का भरोसा दिया गया। बैठक में औद्योगिक सेक्टर्स में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। प्राधिकरण ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उद्यमियों ने प्राधिकरण के सकारात्मक रुख और आश्वासन का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही जमीनी स्तर पर भी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित शमशान घाट में हरीश राणा का पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां का माहौल बेहद गमगीन नजर आया। चारों ओर शोक की लहर के बीच हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और शुभचिंतक भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ ब्रह्म कुमारी परंपरा के अनुसार शुरू की गई। पूरे वातावरण में गहरा सन्नाटा और भावुकता का माहौल रहा। उपस्थित लोग हरीश राणा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। शमशान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। तो परिजन एक दूसरे को संभालते नजर आ रहे थे, लेकिन अपने प्रियजनों को खोने का दर्द सभी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। कई लोग भावुक होकर रोते नजर आए। इस दुखद घड़ी में सभी नम आंखों से हरीश राणा को अंतिम विदाई दे रहे थे। माहौल इतना भावुक था कि शब्द भी कम पड़ते नजर आ रहे थे। सभी के दिलों में बस उनकी यादें ही शेष रह गई। वहीं अतीक गैंग का हिस्सा बनकर कौशाम्बी और प्रयागराज में अवैध जमीन कब्जाने और अवैध खनन में लिप्त अब्दुल कवी के नाम पर सराय अकील क्षेत्र में अपना रसूख बना लिया था और वर्ष 2005-2006 के राजू पाल हत्याकांड के बाद वो 18 साल तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। 18 साल तक फरार रहने के बाद पुलिस की तरफ से घर की घेराबंदी करने और परिवार पर शिकंजा कसने के बाद उसने अप्रैल 2023 में सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध हथियार, देसी बम और कारतूस बरामद किए थे। इतना ही नहीं, अब्दुल कवी के भाइयों के घर से भी बरामद हथियार हुए थे। तो अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई। आरोप है कि जहां बालू खनन के लिए लोग करोड़ों रुपए पट्टा कराने के लिए खर्च करते हैं और दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, वहीं आज भी शूटर कवी के नाम पर भकंदा घाट से रात के अंधेरे में दर्जनों नाव की सहायताओं से बिना पट्टे के यमुना नदी से अवैध बालू खनन का कारोबार किया जा रहा है। अवैध खनन के साथ साथ बिना लाइसेंस के अवैध भंडारण भी किया जा रहा है और ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। राजस्व विभाग और खनन विभाग को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवैध खनन, अवैध भंडारण का जीपीएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों को अपने खेतों में काम देते हैं, जिससे स्थानीय लोग माफिया के खिलाफ बोलने से डरते हैं। सराय अकील थाना क्षेत्र के भकंदा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गैंग से जुड़ा हुआ नाम सामने आया है। शूटर कवि के नाम पर अवैध बालू खनन लगातार जारी है। तो वायरल वीडियो से प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा बातचीत के लिए जब अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारियों से संपर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन पर भी इस पूरी वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। पर अवैध बालू खनन लगातार जारी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर अतीक गैंग से जुड़ा हुआ नाम सामने आ गया है। शूटर कवि के नाम पर अवैध बालू खनन लगातार किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
तो वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौशाम्बी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर अतिक गैंग से जुड़ा हुआ नाम सामने आया है। तो लगातार इस मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत करने का जब प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी से संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो गया है। और एक बार फिर अतीक गैंग से जुड़ा हुआ नाम सुर्खियों में नजर आ रहा है। शूटर कवि के नाम पर अवैध बालू खनन यहां पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो के वायरल होने के बाद से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शूटर कवि के नाम पर अवैध बालू का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। कौशाम्बी का यह पूरा मामला है। तो एक बार फिर अतीक गैंग से जुड़ा हुआ नाम सुर्खियों में है। शूटर कवि के नाम पर अवैध बालू खनन लगातार जारी है। वायरल वीडियो से प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अवैध खनन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। वहीं दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए बजट ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बजट को दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने ऐतिहासिक करार दिया और इसे ट्रिपल इंजन सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। मेयर राजा इकबाल ने बताया कि बजट में दिल्ली नगर निगम के लिए 11,266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। उन्होंने इसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बेहतर तालमेल का नतीजा बताया और कहा कि इससे विकास कार्यों में संसाधनों की कमी अब बाधा नहीं बनेगी। बजट में सड़कों के सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए और औद्योगिक क्षेत्रों तथा सीवर व्यवस्था के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेयर के अनुसार ये निवेश राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे पहले इतने बड़े स्तर पर ऐसा निवेश नहीं देखा गया था। इस मौके पर मेयर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में दिल्ली के विकास को नई दिशा और गति मिल रही है। ये बजट न केवल वित्तीय प्रावधानों के लिहाज से अहम है, बल्कि इससे राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में बड़े बदलाव की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा सामने आया। नेशनल हाईवे 58 पर नई मंडी थाना क्षेत्र के बागोवाली बाईपास के पास एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से वो अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रहे वाहनों को टक्कर मार दी। अनियंत्रित ट्रक ने 2 कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के बाद पीड़ित काफी घबराया हुआ नजर आया और अपनी बाइक की हालत देखकर रो पड़ा। इस दुर्घटना में बाइक और कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 58 पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए ट्रैफिक को सुचारू कराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शातिर चोरों की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित नवजीवन हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर लगे एयरटेल टावर को सोमवार देर रात 2 अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पहले उन्होंने हॉस्पिटल की बैक साइड में सीढ़ी लगाई और फिर 3री मंजिल पर पहुंच गए। इसके बाद टावर से लाखों रुपए की कीमत का RRU खोलकर उसे रस्सी के सहारे नीचे उतारा। पूरी घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी करतूत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी टावर को चोर पहले भी 2 बार निशाना बना चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के अनुसार मामले में थाना बुढ़ाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, थाना बुढ़ाना में आज रात्रि में एक RRU उसने चोरी की है टावर पर चढ़ करके, और उसके संबंध में थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हुई बड़ी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश 31 जनवरी को हुई 64 लाख रुपए की लूट की वारदात में शामिल था। इस घटना में स्कूटी सवार एक व्यापारी को दिन दहाड़े निशाना बनाया गया था, जहां आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज लूट से इलाके में दहशत फैल गई थी। क्षेत्र अधिकारी पिलखुआ अनीता चौहान के अनुसार पुलिस टीम सिखेड़ा बम्बे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया और मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 75,000 रुपये नगद, तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा करने का दावा कर रही है। आज थाना पिलखुआ पुलिस बल के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग सिखेड़ा बम्बा में की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने की कोशिश की गई। बाइक सवार ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करने पर गाड़ी पीछे फेंक कर पीछे की तरफ मुड़कर भागा। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में गिरफ्तार करने पर स्पष्ट हुआ उसका नाम अकरम पुत्र बाबू, जो कि सेक्टर 11 थाना विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना पिलखुआ की अपराध संख्या 55/26 डकैती के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था, जिसके पास से उसी घटना के 75,000 रुपये लूटे हुए बरामद हुए। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के खुजेड़ा गांव में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यह विवाद चुनावी रंजिश के चलते हुआ, जिसमें वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। घटना के दौरान चली गोलियों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्ष एक ही समुदाय से जुड़े हैं, लेकिन आपसी रंजिश के चलते विवाद हिंसक रूप ले बैठा। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। थाना ककरौली अंतर्गत ग्राम खुजेड़ा से सोशल मीडिया के माध्यम से ककरौली पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और इसमें पुलिस की तरफ से एक गंभीर धाराओं में, जिसमें 7 CLA एक्ट, पत्थरबाजी और अन्य भी गंभीर धाराएं हैं, उसमें एक अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। इसमें दोनों पक्षों के कुल 8 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह अभियोग पंजीकृत कर दिया जा रहा है, जिसमें से अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी शीघ्र ही करी जाएगी और इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस तरह की घटना की। वहीं मुरादनगर में दिल्ली मेरठ मार्ग पर 2 छात्र गुटों के बीच जमकर झगड़ा हो गया। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष सड़क पर आमने सामने आ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान वहां खड़ी एक बाइक और स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर दोनों गुट आपस में भिड़े हैं और अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि विवाद किसी छोटी बात को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस अब वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जांच कर रही है और झगड़े में शामिल युवकों की पहचान कर रही है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला 2 छात्र गुटों के आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। दोषियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि विवादों में नहीं फंसे और पुलिस को सहयोग दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।